Hello, I welcome you to all in this YouTube channel. Today we are going to start a new subject which is environment. ये सब्जेक्ट हम कवर करेंगे within 6 यूनिट्स और जो इसका सिलेबस है इट विल बी बेस्ड ऑन दी स्टेट PCS एंड UPSC. सो टोटल देयर विल बी 6 यूनिट्स. जो फर्स्ट यूनिट है इट विल बी बेस्ड ऑन दी इकोलॉजी एंड द सेकेंड विल बी द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो पहले हम यूनिट में बात करेंगे इकोलॉजी के बारे में, जितने भी वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस लेवल के बारे में हो, ठीक है, इकोटोन क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट यूनिट होगी हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड व्हाट इनिशिएटिव वी हैव टेकन. ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे इन दी सेकेंड यूनिट. थर्ड यूनिट विल बी रिगार्डिंग दी बायोडाइवर्सिटी, कि कितने तरह की बायोडाइवर्सिटी है, कितने तरह का फ्लोरा और फाउना है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. द फोर्थ यूनिट विल बी दी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. यहाँ पर हम बात करेंगे लॉज की, कि कौन कौन से जो लॉज हैं, ठीक है, जस्ट लाइक वी हैव द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड देन वी हैव द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, 1980, ठीक है. तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. एंड द फिफ्थ यूनिट इज़ ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम सस्टेनेबली कैसे चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, ये यूनिट उसके रिगार्डिंग है. एंड द सिक्स्थ वन इज़ रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. इसमें हम बात करेंगे कि अभी हम कहाँ पर हैं, कितना जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेडेट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो हम उसका असेसमेंट करेंगे. ठीक है, तो ये जो 6 यूनिट हैं विद इन दीज हेड्स हम इन्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ और द फर्स्ट यूनिट इज़ द इकोलॉजी. इस इकोलॉजी में हम बात करेंगे, कई सारे मैंने हेड्स लिखे हैं, विद इन दीज हेड्स वी विल टॉक अबाउट द इकोलॉजी. द फर्स्ट इज़ हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इकोलॉजी में वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे, कि कम्युनिटी क्या होती है, पॉपुलेशंस क्या होती है, बायोम क्या होता है, ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है, ओके, ऑर्गेनिज्म का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको समझेंगे. देन वी विल गो एंड अंडरस्टैंड दी कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दी एनर्जी फ्लो, कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी कैसे जाती है, 10% घट जाती है या 10% बच जाती है, तो ये 10% का रूल क्या है, इन सब के बारे में समझेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट दी इकोलॉजिकल सक्सेशन, की एक इकोलॉजी जो एक इंसेक्ट है या ऑर्गेनिज्म है वो कैसे दूसरे में चेंज होता है, इसके बारे में बात करेंगे. देन फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम और बायोकेमिकल साइकिल, जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल हो गई, फॉस्फोरस साइकिल हो गई, कार्बन साइकिल हो गई, इस तरह के बारे में. एंड देन वी विल टॉक अबाउट दी टाइप ऑफ इकोसिस्टम. और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम इकोलॉजी के अंतर्गत बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी इकोलॉजी द इंट्रोडक्शन. ना सो व्हाट इज़ दी इकोलॉजी. इकोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. देखिए, इकोलॉजी जो टर्म है वैसे तो ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड के ओयाकोस से, ठीक है. तो बेसिक अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ द इकोलॉजी, सो इकोलॉजी क्या है, इट इज़ बेसिकली दी ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी जो बात करती है द रिलेशंस बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म टू दी वन अनदर. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशन होगा, दैट रिलेशन विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द इकोलॉजी. और वो जो रिलेशन है वो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में और उनकी जो फिज़िकल सराउंडिंग है जहाँ पर वो हैं उसके बीच में होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देर इज़ अ लेट्स से देर इज़ अ ऑर्गेनिज्म ए एंड देर इज़ अ ऑर्गेनिज्म बी, ठीक, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है एंड इनका अपने इन्वायरमेंट से रिस्पेक्टिवली क्या रिलेशन है, दिस इज़ ऑल दी इकोलॉजी. आप इसको और समझ सकते हैं अगर ब्रेक करूँ मैं, तो इकोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है द स्टडी एंड इको मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं बायो के बारे में, तो आपको पता होगा कि बायो में जो
चीज़ें को स्टार्ट होती है, ठीक है, कमेंसमेंट होता है, वो कहाँ से होता है? फर्स्ट वी टॉक अबाउट दी एटम, दैट व्हाट इज़ दी एटम। एटम के बारे में हम बात करते हैं, फिर एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स के मिलने के बाद मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से फिर उसके बाद प्रोटोप्लाज्मा एंड देन सेल्स, एंड द मैनी सेल कंबाइन टू फॉर्म दी टिश्यू एंड मैनी टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म दी ऑर्गन, ठीक। और फिर ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, मीन्स फ्रॉम हेयर टू हेयर। नाउ दिस 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 प्रोसेस, इसको हम इंक्लूड करते हैं बायोलॉजी में, क्लियर? बायोलॉजी में इसको इंक्लूड करते हैं, बट ये जो प्रोसेस है ये इकोलॉजी में इंक्लूडेड नहीं होती है। इकोलॉजी में हम सिर्फ डायरेक्टली बात करते हैं कहाँ से? फ्रॉम दी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली बात करते हैं, हम एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो लेवल ऑफ हायरार्की होगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी ऑर्गेनिज्म, ठीक। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट कुड बी ह्यूमन, इट कुड बी एनिमल, इट कुड बी एनीवन, ठीक। सो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फौना के बारे में। फौना, ना फौना क्या होता है ना? दो शब्द हैं, आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट एक शब्द है, इट इज़ दी फ्लोरा एंड द सेकेंड इज़ दी फौना। ना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स? फ्लोरा, फ्लोरा आप स्पेलिंग जब देखेंगे तो इट इज़ सिमिलर टू दी फ्लावर। तो जितने भी जो प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स कम्स इन दी कैटेगरी ऑफ दी फ्लोरा। और फौना, फौना क्या होता है? फौना, ए फॉर एनिमल। फौना का मतलब होता है कि हम वहाँ की जो एनिमल स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर जो भी एनिमल मिल रहे हैं, ठीक, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। इधर इट कुड बी मैमल, एम्फीबियन, ठीक है, रेप्टाइल्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी फ्लोरा एंड फाउना। तो मैंने बताया कि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फ्रॉम दी लेवल ऑफ दी ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ऑर्गेनिज्म क्या हो गया कि हम एक स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, दिस इज़ दी ऑर्गेनिज्म। अभी मैं आपको रॉ फॉर्म में बता रहा हूँ, इसके बाद आई विल गिव यू द प्रॉपर डेफिनेशन। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल मैमल के बारे में या इंडिविजुअल एनिमल के बारे में। बहुत सारे जब ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं देन इट क्रिएट दी समथिंग नोन एज दी पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी में मतलब होता है, कम्युनिटी का मतलब होता है कि वहाँ पर कई सारे लोग हैं, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब होता है कई सारे लोग हैं। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एक इंडिविजुअल की, ठीक। बट जब ये है बहुत सारे इंडिविजुअल आ जाएंगे देन इट बिकम्स दी पॉपुलेशन। देन व्हाट इज़ द कम्युनिटी? कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन तो है बट द पॉपुलेशन इज़ ओनली ऑफ वन इंडिविजुअल। बट इन केस ऑफ द कम्युनिटी देयर विल बी दी पॉपुलेशन ऑफ मैनी इंडिविजुअल, ठीक है। अलग अलग तरह के कई सारे इंडिविजुअल आपको यहाँ पर मिलेंगे। द फर्स्ट वन, टाइगर इज़ देयर, स्नेक इज़ देयर, ठीक है ना, हाइना इज़ देयर, डियर इज़ देयर। देन हम बात करते हैं देन व्हाट इज़ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम फिर क्या है? इकोसिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पर वेरियस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो तो होंगे, बट दीज ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो रिएक्टिंग विद दियर फिजिकल इन्वायरमेंट। नाउ यू कैन सी ये यहाँ पर फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर ये पहाड़ भी है, वाटर भी है। सो यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिज्म तो हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म तो हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ देयर इज़ ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या कर रहे हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं और एक रिलेशन बनाए हुए हैं फ्रॉम दियर surrounding also. So this is known as the ecosystem. Then the most important one is the biosphere. Now what is the definition of the biosphere? Biosphere आपको पता है, let's say this is the your lithosphere, ठीक। lithosphere मतलब क्या होता है? लिथ का मतलब होता है चट्टान, that is the rock या stone, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड देन हाइड्रोस्फीयर, वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, एंड द एटमॉस्फेयर। नाउ जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, मीन्स वेयर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द lithosphere, hydrosphere and the atmosphere, this is known as the biosphere. For example, अगर मैं इसको ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, let's say this is the circle of the, let's say this is the circle of the lithosphere and this is the circle of the hydrosphere and this is the circle of the atmosphere, ठीक। तो इसके बाद ये जो पार्ट होगा, इसका जो ये बीच वाला पार्ट होगा, दिस पार्ट, ठीक, दिस पार्ट। सो दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज दी
बायोस्फीयर। आई होप यू गॉट द आंसर। ठीक, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी ऑल दीज लेवल ऑफ इकोलॉजी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो एक इंडिविजुअल या स्पीशीज़ के बारे में हम बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, बेसिकली इट इज़ जस्ट द इंडिविजुअल स्पीशीज़। ये क्या है, सिमिलर टू द इंडिविजुअल कैपेबल एक्सचेंजिंग द जीन्स और द इनब्रीडिंग। ठीक, तो ये क्या है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमी। ठीक, द बेसिक यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमी। ठीक, अगर मैं बायोलॉजी के टर्म्स में मैं बात करूँ, सो इन टर्म्स ऑफ द बायोलॉजी द बेसिक यूनिट विल बी द एटम। ठीक है, बिकॉज ऑल वी आर मेड अप ऑफ द एटम्स। ठीक, बट इन केस ऑफ द इकोलॉजी इन्वायरमेंट, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक यूनिट एज द स्पीशीज़। एंड हम अगर अपने बारे में बात करें तो हमारी जो स्पीशीज़ है वो क्या है, होमो सेपियंस। सो ये क्या है, दिस इज द बेसिक यूनिट। ठीक है ना, बेसिक टैक्सोनॉमी की यूनिट है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा। नेक्स्ट बात मैंने किया था पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक, और उस ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, पूरी पूरी कम्युनिटी होगी। अब क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेम है, इसलिए देयर विल बी इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी, देयर विल बी इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि दे आर बेसिकली कॉपुलेटिंग विद ईच अदर। ठीक, सो बेसिकली क्या है, इट इज़ दी पॉपुलेशन क्या है, इट इज़ द कम्युनिटी ऑफ द इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटरब्रीड कर रहे हैं, बट द थिंग जो हमको याद रखना है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं, सेम स्पीशीज़ के हैं और वो एक डेफिनेट एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। क्लियर, सो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। ठीक, फिर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई दी पॉपुलेशन यूजिंग दी पग मार्क। जैसे अगर किसी की पॉपुलेशन को हमें आइडेंटिफाई करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि बहुत पहले आएगा ऑर्गेनिज्म। ठीक, ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे हो जाएंगे देन इट बिकम दी पॉपुलेशन। अब उस पॉपुलेशन को लेट से हमें एनालाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया पगमार्क का, सो पगमार्क क्या है, पगमार्क इट इज़ अ मेथड टू आइडेंटिफाई और टू काउंट द नंबर ऑफ टाइगर इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो किसी एरिया में टाइगर को काउंट करने के लिए हम कई सारे मेथड को अडॉप्ट करते हैं एंड वन ऑफ देम इज़ दी पगमार्क मेथड। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, जो लिपर्ड हैं, जैसे लिपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है ना, और लायन हो गया, तो ये क्या कर, या डियर हो गया, तो ये जब मूव करते हैं, ठीक है, तो इनके पैरों के निशान बन जाते हैं, दैट इज़ दी इनके जो फुट प्रिंट है, एंड दीज फुट प्रिंट्स वी कॉल्ड एज दी पग मार्क। और हम इसको क्या करते हैं, इसको हम काउंट करते हैं और उसके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं कि एस्टिमेटेड जो रफ नंबर हो सकता है कि कितने वहाँ पर बेसिकली पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, तो हम इसको ये आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, कि कितनी जो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज़ है, ठीक है, उस एरिया में कितना क्या प्रेजेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल एनिमल्स के बारे में या लार्ज कैट के बारे में, और हमें यहाँ से सेक्स रेशियो भी पता चल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता, कई सारे मेथड है, पगमार्क मेथड हो गया, और उसके बाद हम लोग बेसिकली रेडियो कॉलर, ठीक है ना, रेडियो कॉलर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी प्रॉपर जो लोकेशन है, ठीक है, वो कहाँ पर है, उससे पता चलता है। और भी कई सारी जो हम लोग आजकल जो ड्रोन है, ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं टू गेट द एस्टिमेटेड नंबर कि कितना वहाँ पर नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें दी कम्युनिटी के बारे में। तो कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी इन द मोस्ट इंस्टेंस आर नेम्ड आफ्टर दी डोमिनेंट प्लांट फॉर्म। ओके, मतलब क्या है कि जो कम्युनिटी का जो नाम है, ठीक है, वो कैसे पड़ेगा, आफ्टर दी डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, जो प्लांट की जो डोमिनेंट स्पीशीज़ होगी, ठीक है, उसके बिहाफ पे पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा ग्रासलैंड कम्युनिटी। तो ग्रासलैंड कम्युनिटी को ग्रासलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नंबर ऑफ ग्रासेस हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सेस हैं, दैट्स वाई दैट कम्युनिटी इज़ नोन एज दी ग्रासलैंड कम्युनिटी। यानी कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ हर्ब्स या ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से हम इसको ये कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी जैसे एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पर जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक, फिर हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। सो इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए मैंने भी बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वेरियस जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से रिएक्ट कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम दीज ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो रिएक्टिंग विद देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम होता है दिस इज़ नोन एज दी इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम
इकोसिस्टम इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कम्युनिटी है. क्लियर? इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, सो दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. लेट्स से दिस इज द ऑर्गेनिज्म ए एंड दिस इज द ऑर्गेनिज्म बी, सो दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो इंटरैक्टिंग विद देयर इन्वायरमेंट. तो वो अपने इन्वायरमेंट के साथ भी क्या कर रही हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं. सो वन, दे आर कम्युनिटी, दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, बट एट द सेम time they are also interacting with their environment. Now such that the energy is exchanged and the system level processed. तो ये क्या है, दी साइकिल ऑफ एलिमेंट इमर्ज होती है. ठीक, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम, इस पूरी जो सिस्टम है इसे को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं. सो द इकोसिस्टम इट कंस्टिट्यूट्स द हैबिट ऑफ द वेरियस स्पीशीज ओवरलैपिंग विद ईच अदर. यानी कि सिंपल सी बात है, जो वेरियस ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से रिएक्ट कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर also interacting with the surrounding environment. Clear? And this is known as the ecosystem. This whole system is known as the ecosystem. Now next अगर बात किया जाए, it is very important, it is the ecological niche. Now what is the ecological niche? ठीक है, niche का मतलब क्या होता है, the word niche, ठीक, niche का the word होता है, it refers to the role or function. ठीक, फंक्शन, यानी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर सिस्टम. ठीक है, एक हैबिटेट में या उसके सराउंडिंग उसका क्या फंक्शन है. फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहीं पे, लेट्स से यू आर अ बैंकर. ठीक है, आप एक बैंक में एम्प्लॉय हो. सो देयर इज अ बैंक एंड इन दैट बैंक यू आर एन एम्प्लॉय. लेट्स से यू आर द पीओ ऑफ द बैंक. ठीक ठीक, अब आप बैंक के क्या हो, पीओ हो. क्लियर? नाउ तो दिस इज़ योर फंक्शन, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर वर्क दे दिया गया है एंड यू विल गोइंग टू डू दिस वर्क ओनली. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये डिफाइंड वर्क हो गया. उसी तरह जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑफ देम हैज़ ए डिफाइंड वर्क. उनका क्या होता है, देयर इज़ अ डिफाइंड वर्क ऑफ देम. हर किसी का एक डिफाइंड वर्क होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए एंड द बी. ठीक, लेट्स से ये है, दिस इज़ अ डियर. ठीक, एंड लेट्स से दिस इज़ अ लॉयन. ठीक, तो उसकी एक प्रॉपर फंक्शनिंग है क्या, कि ये डियर इसको, लॉयन जो है डियर को खा जाएगा. ठीक है, और जो डियर है वो ग्रास खाएगा. तो यानी कि सबका एक क्या होता है, सबका एक प्रॉपर फंक्शन होता है. क्लियर? सो नाउ अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में. जैसे मैंने बताया कि इट रिफर्स टू दी यूनिक फंक्शनल रोल. ठीक है, सो देयर विल बी फंक्शनल रोल बट दैट विल बी यूनिक. तो ध्यान रखिएगा, दिस कुड बी द क्वेश्चन दैट द नीशे ऑफ द एवरी ऑर्गेनिज्म, किसी एक सिस्टम में वो क्या होता है, यूनिक होता है. दो ऑर्गेनिज्म का जो नीशे होता है वो सेम नहीं हो सकता. क्लियर? ये पता होना चाहिए, द नीशे कैन नॉट बी द सेम. सो इट इज़ अ यूनिक फंक्शनल रोल एंड द पोजीशन ऑफ द स्पीशीज इन द हैबिटेट और द इकोसिस्टम. यानी किसी एक इकोसिस्टम या हैबिटेट में एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है वो क्या रोल परफॉर्म करती है, दैट इज़ नोन एज द नीशे. क्लियर? नाउ फिर हम बात करते हैं द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीशीज. ये मैंने बता दिया आपको. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि डिफरेंट, जैसे मैंने बात किया, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं. ठीक है, जैसे हैबिटेट निशे, रिप्रोडक्टिव निशे और फिजिकल और दी केमिकल निशे. तो जो हैबिटेट निशे का मतलब क्या है, हैबिटेट निशे मीन्स कि जहाँ यहाँ पर क्या होगा कि वो अपने हैबिटेट के लिए काम करेगा. ठीक है ना, वो क्या करेगा, हैबिटेट के लिए. जैसे फूड चेन में निशे है. रिप्रोडक्टिव निशे मतलब क्या है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा. इसी तरह फिजिकल और केमिकल निशे मतलब दे विल हेल्प और दे विल ऐड टू द टेम्परेचर, लैंडशेप एंड द स्लोप, ह्यूमिडिटी और बाकी जो केमिकल और सॉइल का जो कंस्टिट्यूएंट है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो निशे जो है बेसिकली इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो उसको कंजर्व करने के लिए बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करता है. और बस आपको यहाँ से इतना पता होना चाहिए कि एवरी निशे हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड वेरी स्पेसिफिक यूनिक फंक्शन. ठीक है, हर एक निशे का इट इज़ एक वेरी यूनिक फंक्शनल रोल है. ठीक है, किसी भी हैबिटेट में या इकोसिस्टम में. और नो टू निशेस कैन हैव द सेम फंक्शनल रोल, सेम नहीं होता है. ठीक है, अब बात करें हैबिटेट और निशे के बीच में क्या डिफरेंस है. तो यू शुड नो दैट हैबिटेट मतलब क्या, जहाँ पर आप रह रहे हो, दैट इज़ दी हैबिटेट. एंड निशे मतलब क्या, कि जो आप रोल परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज़ दी निशे. ठीक, सो अ निशे इज़ द यूनिक फॉर अ स्पीशीज वेल द हैबिटेट स्पीशीज कुड बी while the many species shares the habitat. सिंपल सी बात है, दिस अ बिग हैबिटेट और उस बिग हैबिटेट का मतलब जहाँ पर आप रह रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ रह सकती हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट नो टू
स्पेशीज और नो टू ऑर्गेनिज्म हैव द सेम फंक्शन। तो किसी का सेम फंक्शन नहीं होगा, बट हाँ वो एक घर में रह सकती है, एक हैबिटेट में रह सकती है, एक इकोसिस्टम में रह सकती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इकोलॉजिकल निशे के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे ट्री बना हुआ है, ठीक है, तो कुछ बर्ड्स हैं जैसे ये ट्री के लोअर एरिया में रहती हैं, कुछ बर्ड्स हैं उसके मिडिल एरिया पार्ट में रहती हैं, और कुछ बर्ड्स हैं उसके टॉप में रहती हैं। सो एवरी स्पीशीज हैज़ अ डिफरेंट रोल। ठीक, जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ए ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया अभी फंक्शनल रोल का मतलब क्या होता है कि जो रोल परफॉर्म कर रहा है, और किसी भी पूरे इकोसिस्टम में जब भी हम रोल की बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट द टर्म निशे। ठीक, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द इकोलॉजिकल निशे। ठीक है, आप क्या समझे? क्वेश्चन प्रोसेस पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस, सिर्फ फिजिकल स्पेस को नहीं डिफाइन कर रहा है ऑक्यूपाइड बाई ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो डिफाइन द फंक्शनल रोल। ठीक है, तो ये जो सारा है, जो बी वाला है, ये फंक्शनल रोल को डिस्क्राइब करता है, पर बाकी को देखेंगे इकोटोन हो गया, हैबिटेट हो गया, या ह्यूमन होम रेंज हो गया, ये सारी चीज़ें क्या दिखाता है? ये दिखाता है सिर्फ फिजिकल स्पेस को। ठीक है ना? इकोटोन क्या होता है? इकोटोन का मतलब क्या होता है? इकोटोन का मतलब होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ द ट्रांजिशन एरिया। क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ द ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया का मतलब क्या होता है? लेट्स से यहाँ पर एक इकोसिस्टम है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक, एक्वाटिक इकोसिस्टम। और यहाँ पर क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेजर्ट है। ठीक है, नो, अब एक्वाटिक इकोसिस्टम से डेजर्ट में डायरेक्टली तो नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ तो पानी होगा, थोड़ा बहुत, है ना? गेटिंग अ पॉइंट? यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ तो पानी होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डेजर्ट, ठीक है, आप डेजर्ट भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर डेजर्ट है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? उस हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए? उस हिसाब से यहाँ पर ग्रास लैंड होना चाहिए। ठीक, या फिर फॉर एग्जांपल ऐसे समझें इसको, अगर यहाँ पर ये ग्रास लैंड है और यहाँ पर ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच में मैनग्रोव्स होने चाहिए। क्लियर? तो ये मैनग्रोव्स क्या बन गया? मैनग्रोव इज द इकोटोन। ठीक, मैनग्रोव इज द इकोटोन। और अगर आप डेजर्ट और मैनग्रोव के बीच में बात करेंगे, है ना, डेजर्ट और मैनग्रोव के बीच में बात करेंगे, तो ये ग्रासलैंड क्या बन जाएगा? देन दिस ग्रासलैंड बिकम द इकोटोन। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द मीनिंग ऑफ द इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन इज जस्ट द ट्रांजिशनल एरिया, एक ट्रांजिशनल एरिया होता है। हैबिटेट मैं बता चुका हूँ, हैबिटेट मतलब कि जहाँ पर आप रह रहे हो, आपका जो घर है। ठीक है ना? और ह्यूमन रेंज क्या होता, होम रेंज क्या होता है कि बेसिकली जो बेसिकली कितना रेंज है, ठीक है, जैसे जो ग्रास लैंड है इसका रेंज कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दिस इज दी सम सॉर्ट ऑफ होम रेंज। देन हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बायोम। ठीक, तो बायोम के बारे में आगे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, पर यहाँ हमें इतना समझना होगा कि बायोम क्या है। बायोम इट इज़ अ लार्ज नेचुरल अकिंग कम्युनिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना ऑक्यूपाइंग दी मेजर हैबिटेट। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको, हैबिटेट क्या है? हैबिटेट जहाँ पर सारी चीज़ें हैं, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हो, तो हैबिटेट क्या हो गया? हैबिटेट इज इक्वल टू योर होम। ठीक, और उस होम में कौन है? उस होम में बेसिकली फ्लोरा भी है और फौना भी है। फ्लोरा और फौना का डिफरेंस मैंने बताया। फ्लोरा मतलब फ्लावर, यानी कि दिस इज टॉकिंग अबाउट दी प्लांट्स, एंड फौना दिस इज टॉकिंग अबाउट दी एनिमल्स। क्लियर? नाउ एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर फ्लोरा भी है, दैट इज़ दी प्लांट्स भी है और एनिमल भी है। ठीक, इस पूरी जो कम्युनिटी है, ठीक है ना, जहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल अपने सराउंडिंग के साथ अच्छे से रह रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं क्या? इसे ही हम कहते हैं बायोम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर रेन फॉरेस्ट बायोम, टुंड्रा बायोम। रेन फॉरेस्ट बायोम क्या हो गया कि जहाँ पर रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी मात्रा में है। टुंड्रा बायोम पता ही है आपको, इनके बारे में बहुत अच्छे से भी डिस्कस करेंगे हम आगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बायोम। क्लियर? नाउ प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन द बायोम हैव द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू द सिमिलर क्लासमेट। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया है और उस एरिया में क्या है? उस एरिया में कुछ प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे ये एक पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम में हैं। ठीक है,
एक इकोसिस्टम में है तो यानी कि इसके जो आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा सबके लिए। यानी कि जो प्लांट होंगे वहाँ पर वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही बात ये बोल रहा है कि वहाँ पर जितने भी प्लांट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बात किया इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है ना, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, क्लियर। सो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर मैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होंगे वो सारे सिमिलर चीज़ों के सिमिलर होंगे, ठीक है। तो क्योंकि प्लांट सिमिलर है यानी कि जो सारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल और ले लो आप, अगर मैं डेजर्ट बायोम की बात कर रहा हूँ, डेजर्ट बायोम की, डेजर्ट बायोम की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है क्या कि वहाँ पर जितने भी प्लांट होंगे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट इज इक्वल, क्लाइमेट जो है वो सेम है। क्लियर। फिर बात करते हैं आगे, बायोम आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी हैबिटेट बिकॉज द बायोम कैन कंप्राइज वेराइटी ऑफ द हैबिटेट। तो यहाँ से आप कुछ कुछ चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। क्या समझे आप? जैसे मैंने बताया था हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट का मतलब आपका होम, ये है आपका हैबिटेट, ठीक है। यहाँ पर आप रह रहे हो और यहाँ पर कौन कौन रह रहा है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्पीशीज़ रह रहे हैं, ठीक, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट किसी भी एक स्पीशीज़ का जो फंक्शन है, किसी भी एक स्पीशीज़ का जो फंक्शन है वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि द नीशे ऑफ एवरी स्पीशीज़ इज़ डिफरेंट। हर स्पीशीज़ का जो नीशे है वो क्या है, डिफरेंट है। दैट्स वाई नीशे के मैंने क्या बताया था, दी रोल, कैसा रोल, दी फंक्शनल रोल। फंक्शनल रोल सबका क्या है, इक्वल है, डिफरेंट है, ठीक। और बहुत सारे जब हैबिटेट कहीं पर आ जाते हैं तो वो क्या बनता है, दिस मेक्स दी बायोम, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे घर आ जाए यहाँ पर तो वो क्या बन जाएगा, वो बायोम बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने एक ऐसे सर्कल ड्रॉ किया तो ये अगर हमारा बायोम है, ठीक, तो उसमें यहाँ पर क्या होगा, उसके अंदर ये हैबिटेट्स हैं। क्लियर, ये हैबिटेट्स हैं। तो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन देम। और दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है। क्या सेम है? हैबिटेट में भी आपको क्या मिलेगा, हैबिटेट में भी आपको हैबिटेट में भी आपको एनिमल मिल जाएगा और प्लांट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ सराउंडिंग का क्या मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा। अभी मैंने बताया ना ऊपर, देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा था। जैसे यहाँ पर जब हैबिटेट के बारे में बता रहे थे, ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि दो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ये दो स्पीशीज़ हैं और उसके बाद एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं और वो अपने इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो उसी तरह मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ क्या, कि जो हैबिटेट है, ठीक है, हैबिटेट में क्या है, एक जैसे कोई एनिमल है और प्लांट है और वो अपने इन्वायरमेंट से भी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह सारे इन्वायरमेंट, सारे हैबिटेट हैं, इसमें भी प्लांट है और एनिमल है और ये भी अपने इन्वायरमेंट से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे हैबिटेट मिलके क्या बना दिया इन्होंने बना दिया बायोम। और बायोम भी क्या कर रहा है, ओवरऑल बायोम भी क्या कर रहा है, ये भी, इसमें भी प्लांट है अंदर बहुत सारे, ठीक है, और एनिमल है। और ये सारा जो है वो रिएक्ट कर रहा है कहाँ से, अपने सराउंडिंग से, यानी कि अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। तभी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दैट द बायोम आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हैबिटेट, कॉज जो बायोम है कैन कंप्राइजेज ऑफ द वैरायटी ऑफ द हैबिटेट, यानी कि बायोम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे हैबिटेट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई, जैसे इकोटोन जैसे बताया गया है, ये क्या है, जंक्शनल है, ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द टू बायोम। जैसे मैंने बताया था कि दो बायोम के बीच का जो एरिया होता है उसे हम लोग इकोटोन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेम बताया था, अगर यहाँ पर अगर हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ग्रास आ गया तो बीच में तो कुछ होना चाहिए, तो बीच में हमारा क्या आ जाता है, मैनग्रोव आ जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ अ ट्रांजिशनल एरिया, दिस इज़ अ ट्रांजिशनल एरिया, ठीक है, जो कि धीरे धीरे है ना, एकदम से चीज़ें नहीं चेंज होती, चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती हैं। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एरिया। और इसकी जो ट्रांजिशन एरिया होती है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? बिकॉज दिस ट्रांजिशन एरिया, फॉर एग्जाम्पल इस केस में द मैनग्रोव, नाउ दिस मैनग्रोव हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रासलैंड ऑल्सो एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑल्सो। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े थोड़े हैं, दैट्स वाई दिस मैनग्रोव एरिया इट इज़ वेरी फर्टाइल, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें अगर, सो ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और बात करें कि यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि जो इकोटोन है,
ठीक है, दो कम्युनिटी के बीच का जोन होता है, ये मैंने बताया। फिर उसके बाद जैसे एग्जांपल दिया है मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, ये मैराइन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का जोन है। मैराइन का मतलब एक्वाटिक हो गया और टेरेस्ट्रियल का मतलब वही आपका ग्रासलैंड वाले की बात कर रहे हैं। अदर एग्जाम्पल और क्या समझ सकते हैं, जैसे ग्रासलैंड के बारे में बात कर सकते हैं जो कि फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में होगा, है ना। जैसे सपोज यहाँ पर ये ग्रासलैंड आ गया, ठीक, अब ग्रासलैंड यहाँ पर आ गया, ठीक, और ग्रासलैंड जो है ये आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रासलैंड के आगे अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर फॉरेस्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। और उसके बाद सॉरी, यहाँ पर हमें, यहाँ पर फॉरेस्ट मिल जाएगा हमें, फॉरेस्ट यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर डेजर्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। ग्रासलैंड के बाद क्या आएगा, डेजर्ट। तो कहीं ना कहीं अब क्या बन गया, अगर हम इसको क्लासीफाई ऐसे कर देते हैं, नाउ दिस ग्रासलैंड बिकम द ट्रांजिशन जोन। ये क्या बन गया, नाउ दिस ग्रासलैंड बिकम द ट्रांजिशन जोन बिटवीन दी डेजर्ट एंड दी फॉरेस्ट। क्लियर, तो आप शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बात करते हैं, अरे ये एग्जाम्पल कुछ हो गए, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इकोटोन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। जैसे पहले क्या बात किया कि ये क्या होता है, काफ़ी नैरो होता है, ठीक है। जैसे इट मे बी नैरो बिटवीन दी और वाइड बिटवीन दी फॉरेस्ट और डेजर्ट। फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में वाइड होता है, बट जैसे हम बात करें अगर ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच में क्या होगा, नैरो होगा, ठीक। और इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती हैं, इंटरमीडिएट होती हैं, यानी कि जोन ऑफ टेंशन है ये, ठीक। और इसमें दोनों जोन्स के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, ठीक है। एग्जांपल ऑफ इकोटोन रीजन्स मैंने बताया, जैसे मैनग्रोव्स हो गया, वेटलैंड हो गया, एस्चुरीज, ग्रासलैंड्स। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है इकोटोन के। और एज आई टोल्ड यू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोटोन इज़ वेरी हाई, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की भी प्रॉपर्टी होती हैं इसलिए बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। लाइक द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशियनिक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवराइन इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। एंड वाइड रेंजिंग स्पीशीज एडजेसेंट टू द इकोसिस्टम, ठीक। तो ये पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, जैसे अगर इकोसिस्टम में अगर हम बात किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हम एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि इकोसिस्टम मैंने क्या बताया, इकोसिस्टम कई तरह के हो सकते हैं। अगर हम वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में बात करें, अभी वैसे पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। वेटलैंड इकोसिस्टम जो है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। वेटलैंड इकोसिस्टम, इट इज़ द पार्ट ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, ओके। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं आप कि ये है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक। दिस इज़ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब यहाँ पे आप बात कर सकते हैं ग्रासलैंड के बारे में, ठीक है, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। फिर हम बात करते हैं लिटोरल जोन के बारे में। लिटोरल जोन क्या होता है कि ये जो लिटोरल जोन है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेजिटेशन होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अच्छी खासी सनलाइट आती है, इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, वेजिटेशन ठीक ठाक हो जाती है और एनिमल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं लैमिनेटिक जोन। ये क्या है, दिस इज़ द जोन ऑफ द ओपन वाटर, ठीक है, एंड दिस इज़ डोमिनेटेड बाय द प्लांक्टन, ठीक। प्लांक्टन के बारे में बात किया जाए तो प्लांक्टन्स क्या होते हैं, प्लांक्टन्स दे आर दी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्लांक्टन्स आर दी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक। और प्लांक्टन्स में भी क्या होते हैं, दो तरह के प्लांक्टन्स होते हैं। पहला होता है क्या, फाइटोप्लांक्टन्स, ठीक, फाइटोप्लांक्टन्स, और दूसरा होता है दी जूप्लांक्टन्स। फाइटोप्लांक्टन्स क्या होते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, द फाइटोप्लांक्टन्स दे आर दी, यू कैन से दी, दे आर दी हर्ब्स, क्लियर। ये क्या करते हैं, ये प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी कि ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और ये जो जू प्लांक्टन्स क्या होते हैं, ठीक, जू प्लांक्टन इन फाइटोप्लांक्टन्स को खा लेते हैं। तो यानी कि जू प्लांक्टन्स क्या हो गए, दे आर दी प्राइमरी कंज्यूमर्स। वाटर में क्या हो गए, जू प्लांक्टन्स आर दी प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक। सो दिस इज़ द डिफरेंस। फिर बात करते हैं अपेक्स प्रेडेटर। ये अपेक्स प्रेडेटर तो पता ही होगा आपको, ये प्रेडेट करेगा। फिर बात करते हैं प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन क्या होता है, प्रोफंडल जोन ऐसा एरिया होता है जो क्या होता है, काफ़ी डार्क होता है, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो तो नहीं पहुँच रही, क्योंकि सनलाइट कहाँ तक है, सनलाइट ऊपर तक है, ऑक्सीजन यहाँ तक नहीं पहुँच रही। फिर उसके बाद यूफोटिक जोन, ठीक। तो कहने का मतलब है, और उसके नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा दी बेनेथिक जोन, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, दिस इज दी एक्वाटिक इको सिस्टम। तो जो वेटलैंड इकोसिस्टम है, वेटलैंड इकोसिस्टम, इट इज़ द पार्ट ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में बात किया जाए तो जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम जैसे रिवर इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, ग्लेशियर इकोसिस्टम हो गया, बहुत सारे इकोसिस्टम आएंगे, एंड द वेटलैंड इकोसिस्टम इज़ वन ऑफ देम।
नाउ अभी हमने बात किया कि एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि जहाँ पर ग्रासेस हैं, ठीक, और यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो लैंड होता है इट इज़ दी प्लेन लैंड, तो प्लेन लैंड होता है। नेक्स्ट, सो दिस इज द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्लियर। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम इट आल्सो हैज़ दी हाई डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि ये लैंड प्लेन है, ग्रासेस की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, और वाटर की अवेलेबिलिटी भी है, ठीक। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है देयर विल बी प्लेंटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी आपको वैरायटी ऑफ दी डाइवर्सिटी मिल जाएगी। एज यू कैन सी हियर रैबिट्स भी हैं, डियर है, स्नेक्स देयर, ओके, जिराफ इज़ ऑल्सो देयर। एंड उसके बाद ये अपेक्स प्रेडेटर, ओके, अपेक्स प्रेडेटर्स आर ऑल्सो देयर, ठीक। अपेक्स प्रेडेटर क्या होते हैं? जो हमारे जो लोअर स्ट्रेटा के जो एनिमल्स हैं उनको वो खाते हैं, ठीक है। नॉट ये नहीं खाता, मतलब ये खाता है, सॉरी, ये, ठीक है, वो एपेक्स प्रेडेटर हो गए, ठीक। अभी जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। दैट हु आर दी हर्बीवोर्स, जस्ट लाइक जो डियर है, ठीक है ना, इट इज़ दी हर्बीवोर क्योंकि ये हर्ब खाता है, ठीक है। पर अगर हम बात करें लॉयन की तो वो क्या हो जाएंगे? दे आर दी कार्निवोर, ठीक, दे आर दी कार्निवोर, ठीक। इकोक्लाइन क्या होता है? इट इज़ द जोन ऑफ द ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर, ठीक, व्हेन देयर इज अ नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ द स्पीशीज कंपोजिशन, ठीक है। जैसे हम वहाँ पर बात कर रहे थे इकोटोन के बारे में, तो वहाँ पर क्या होता है? देयर इज़ अ बाउंड्री, ठीक, एंड देयर इज़ ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन दी स्पीशीज कंपोजिशन, पर इकोक्लाइन में ऐसा नहीं है। सो बेसिकली ये क्या है? इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज जो अकर होता है अक्रॉस द इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट, ठीक है। एंड दिस चेंज बेसिकली डिपेंड्स ऑन दी जस्ट लाइक दी सम एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, जस्ट लाइक दी एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, थर्मोक्लाइन, सैलिनिटी, डेप्थ। अभी हम बात करेंगे आगे, तब मैं बात बताऊंगा आपको कि जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो उन कंपोनेंट में हम बात करते हैं दो कंपोनेंट के बारे में। द फर्स्ट इज़ दी एबायोटिक एंड द सेकेंड इज़ दी बायोटिक। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? बायोटिक का मतलब क्या होता है कि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दी लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दी एनिमल्स, ठीक है ना, यानी कि हम कहीं ना कहीं फ्लोरा और फौना की बात कर रहे हैं, ओके। बट एबायोटिक का मतलब क्या होता है कि देयर इज़ अ नो लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। जस्ट लाइक यू कैन टॉक अबाउट दी एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ठीक है ना, सैलिनिटी, डेप्थ और पीएच वैल्यू, सनलाइट, ठीक है, प्रेशर, तो ये सारी जो हो गई दीज आर दी एबायोटिक फैक्टर। फिर हम बात करते हैं एज इफेक्ट या एज स्पीशीज़ क्या होती है। देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि दो इकोसिस्टम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम है एंड हेयर इट इज़ दी ग्रासलैंड। नाउ इसके बीच में मैंने बताया था कि यहाँ पर आ जाएगा आपका मैनग्रोव इकोसिस्टम, ठीक। तो अब एज इफेक्ट क्या होता है या एज स्पीशीज़ क्या होती है? जो स्पीशीज़ कहाँ पर रह रही है? एज पे रह रही है किसी एक प्रॉपर इकोसिस्टम के। जैसे ये क्या हो गया? दिस इज़ द ट्रांजिशन एरिया, ये इकोटोन है। इकोटोन का मतलब ही क्या होता है? ट्रांजिशन एरिया, ठीक। सो इकोटोन मीन्स द ट्रांजिशन एरिया। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो स्पीशीज़ है वो कहाँ पर रह रही है? एज पे रह रही है, ठीक है। सो दैट इज़ द एज स्पीशीज़। तो एज इफेक्ट क्या होता है? रिफर्स टू द चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, एट द बाउंड्री ऑफ दी टू हैबिटेट। दो हैबिटेट की बाउंड्री में जो स्पीशीज़ का कंपोजिशन चेंज हो रहा है, दैट रिफर्स टू दी एज इफेक्ट, क्लियर। Now, sometimes the number of the species and the population density of some of the species in the ecotone is much greater than the either community. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। क्या मतलब कि जो इकोटोन होता है, इकोटोन के मैंने क्या बताया, ये ट्रांजिशनल एरिया है, यही इकोटोन हो गया हमारा, ठीक। तो इकोटोन में क्या हो रहा है? इकोटोन में जो नंबर ऑफ द स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं इन कंपेयर टू दी ओरिजिनल हैबिटेट। यानी कि लेट से यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इस एक्वेटिक इकोसिस्टम में लेट से यहाँ पर 50 स्पीशीज़ हैं, ग्रासलैंड में हो सकता है कि 75 हों, पर जो इस ट्रांजिशन एरिया है इकोटोन, यहाँ पर लेट से 150 स्पीशीज़ हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ कंपोजिशन ऑफ बोथ दी
एक्वाटिक ग्रासलैंड इकोसिस्टम और दी मैंग्रोव इकोसिस्टम, या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम और मैंग्रोव इकोसिस्टम। इसलिए इस एरिया में जो नंबर ऑफ दी स्पीशीज़ होंगी विल बी मच मोर देन दी ओरिजिनल। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म विच अकर प्राइमली एंड मोस्टली इन दिस जोन इज नोन एज दी एज स्पीशीज़। तो जो भी स्पीशीज़ इस जोन में मिलती हैं उन्हें हम एज स्पीशीज़ कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ द बर्ड्स इज ग्रेटर इन द इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। तो अगर कहीं पर फॉरेस्ट और डेजर्ट है तो उसका जो इकोटोन है, उस इकोटोन के एरिया में जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं उनकी जो डेंसिटी होगी विल बी मोर। क्लियर? नेक्स्ट फिर वही डेफिनेशन आ गई, द डेफिनेशन ऑफ द बायोस्फीयर एज आई हैव स्टेटेड कि बायोस्फीयर क्या है, जहाँ एक ऐसा एरिया जहाँ पर देयर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का सिंपल मीनिंग है एक ऐसा एरिया वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, पॉसिबिलिटी है किसकी? लाइफ की। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है, इट इज़ नोन एज दी बायोस्फीयर। क्लियर? तो मैंने क्या बताया कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्या है, लाइफ की पॉसिबिलिटी हो। तो यहाँ पर जैसे बायोस्फीयर की डेफिनेशन भी दी गई हुई है कि एक ऐसा एरिया जो क्या करे, विच सपोर्ट्स द लाइफ ऑन दी अर्थ इज नोन एज दी बायोस्फीयर। जस्ट लाइक दी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है देन वी हैव सच टाइप ऑफ एरिया वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। ठीक, एंड बायोस्फीयर कहाँ होता है? बायोस्फीयर इज एब्सेंट इन दी एक्सट्रीम टेम्परेचर, या एक्सट्रीम जहाँ पर कंडीशंस हैं वहाँ पर बायोस्फीयर की प्रेजेंस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्थ पोल, साउथ पोल और एनी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन और डीप इनसाइड द ओशियन, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पर डीप इनसाइड द ओशियन, जैसे यहाँ पर है बेनेथिक जोन। ठीक, नाउ इन दिस जोन, इन दिस बेनेथिक जोन, यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी अब्सेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, या प्रोफंडल जोन नियर अबाउट दैट, तो वहाँ पर अब्सेंस ऑफ लाइट, अब्सेंस ऑफ लाइट है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो और कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी नो लाइफ, देयर विल बी नो लाइफ इन दिस एरिया। हेंस कोई ऐसा जगह जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस हों। ठीक है ना, लाइफ कैन ओनली सर्वाइव वेयर देयर इज अ नॉर्मल कंडीशन, बट इफ देयर इज एनी प्लेस वेयर द कंडीशंस आर सो मच एक्सट्रीम, सो देयर विल बी नो लाइफ सपोर्ट, यानी कि वहाँ पर जो बायोस्फीयर है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओकेजनली हाँ फंजाई एंड दी बैक्टीरिया ये अकर कर सकते हैं, मिल सकते हैं आपको वेरी हाई टेम्परेचर पे, बट जो उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा डॉर्मेंट लाइफ को सपोर्ट करने वाली होगी। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट दी बायोस्फीयर। नेक्स्ट हम बात करें दैट व्हाट इज़ दी प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी जो होती है यानी कि जो लाइफ सपोर्टिंग पूरा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो उसका क्या प्रिंसिपल्स है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, या हमारी जो लाइफ है जो अपने हम जो अभी जी रहे हैं, ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में क्या प्रिंसिपल्स चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पता होगा बचपन से दैट डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ही सेड दैट दैट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, कि जो फिट आदमी है वही सिर्फ सर्वाइव कर पाएगा। तो ये क्या है, दिस इज़ अ लॉ ऑफ द नेचर। तो उसी तरह नेचर के कई सारे लॉज हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे फर्स्ट बात करते हैं अडेप्टेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अडेप्टेशन? अडेप्टेशन मीन्स यू नीड टू अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दी योर सराउंडिंग। ठीक है, अपने सराउंडिंग के अनुसार आपको अडेप्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं एक प्लेन एरिया में रहते हो, ठीक है, और उस प्लेन एरिया से आप कहीं पर हिल माउंटेन में गए, तो आपकी जो सांस होती है वो फूलने लगती है, बिकॉज वहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, सॉरी प्रेशर बहुत ही, वहाँ पर प्रेशर बहुत ही कम पड़ जाता है। ठीक है, तो आपका जो सांस है इसलिए फूलने लगती है क्योंकि जो आपकी जो वेन्स हैं वो क्या है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही हैं, तो उसके लिए उसे क्या हुआ, हमारी जो आरबीसीज हैं वो और ज़्यादा बनने लगती हैं। क्लियर? तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक दो दिन बाद या कुछ घंटे बाद आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है और आपको सांस आने लगती है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज यू आर नॉट अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर में आप अडेप्टेड नहीं हो, सो दैट्स वाई। तो अडेप्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सर्वाइवल इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशन इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ द अडॉप्टेशन कैन बी ऑफ मैनी टाइप ऑल्सो, दैट इज़ लाइक दी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी टॉक्स अबाउट एनी फॉर्म ऑफ दिस। कहीं पर भी मॉर्फोलॉजी शब्द आ जाए या मॉर्फ आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, फॉर्म। फॉर्म का मतलब कि आप अपने साइज़ में या आकार में जो चेंज कर रहे हैं, दैट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल चेंज। इट्स लाइक वी नो दैट द जिराफ नेक है ना, हाउ इट ग्रो दिस मच लॉन्ग, बिकॉज उसके पास फूड नहीं था और उसको फूड खाने के लिए क्या करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा अपने
जो नेक को स्ट्रेच करना पड़ा था, तो उसकी धीरे धीरे क्या हो रहा, विद द इवोल्यूशन उसकी जो नेक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जैसे जो फिजिकल चेंज हो, फॉर एग्जांपल दी absence of the extreme sources of the water, the kangaroo in the North America deserts can meet all its water requirement through the internal fat oxidation। सिंपल सी बात है कि जैसे कैंगरू की बात की गई, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, तो उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो उसकी जो बॉडी फैट है वहीं से उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है, ठीक है। इवन इफ़ यू टॉक अबाउट द कैमल, ठीक है, तो कैमल में क्या होता है, कैमल में दिस पार्ट ऑफ हिज बॉडी वहाँ पर क्या करता है, अपने फूड को और बाकी सारी चीज़ों को स्टोर कर लेता है। तो दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल चेंज, ठीक है। और इफ़ यू टॉक अबाउट लेट्स से द स्नो लेपर्ड, ठीक, तो स्नो लेपर्ड के जो बेसिकली जो हेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, तो वो जो थिक लेयर होती है, ठीक है, तो वो क्या है, थिक लेयर उसको हेल्प करते हैं ठंड से बचने के लिए। या फिर लेट्स से इफ़ यू टॉक अबाउट एनी बिग एनिमल, लेट्स से द पोलार बेयर, ठीक, तो पोलार बेयर के पास क्या है, पोलार बेयर के पास ब्लबर है। ब्लबर का मतलब क्या होता है, वेरी थिक लेयर ऑफ फैट, जो उसको हेल्प करती है ठंड से बचाने में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जैसे ये क्या है, हम बैक कैमल है, ठीक है। एक आपको और चीज़ें पता होनी चाहिए, कैमल की अगर बात किया जाए तो एक एग्जाम में चीज़ भी आई थी, बैक्टीरियन बैक्ट्रियन, इट्स लाइक बैक्ट्रियन समथिंग लाइक दैट, बैक्ट्रियन कैमल, ठीक है। तो ये कैमल कौन सा होता है, ये वो कैमल होता है जिसके 2 हम्प होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया था, तो अब मुझे याद आ गया। बैक्ट्रियन कैमल मतलब क्या होता है, बैक्टीरियन सम ऐसे कुछ नाम है, ठीक है ना। लद्दाख और उस अक्साई चीन और मतलब सियाचिन के साइड के उस एरिया में ये मिलता है बैक्टीरियन कैमल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, सो बिहेवियरल चेंज क्या होते हैं, कि जो एनिमल है वो जैसे माइग्रेटरी नेचर होता है उनका। माइग्रेटरी नेचर का मतलब कि जैसे लेट्स से यू टॉकिंग अबाउट दी अमूल फाल्कन, ठीक है, अमूल फाल्कन, तो अमूल फाल्कन का कैसा नेचर होता है, माइग्रेटरी नेचर होता है। क्यों, क्योंकि वो रशिया के फार ईस्ट से, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट से, उसके वहाँ से उतनी दूर से आता है इंडिया में, और इंडिया से फिर उसके बाद अफ्रीका तक जाता है। तो इंडिया में वो नागालैंड में रुकता है, ठीक है, नागालैंड में रुकता है। पहले तो नागालैंड वाले लोग उसको बहुत मार रहे थे, मार के खाए जा रहे थे, फिर धीरे धीरे हमने अवेयरनेस फैलाई, सारी चीज़ें हुई। तो अमूल फाल्कन क्या है, ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ बर्ड है। तो ये उसने क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर जो विंटर होता है वो इतना हार्श होता है कि वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो विंटर को पास करने के लिए वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज़ अ बिहेवियरल टाइप ऑफ चेंज जो एनिमल्स अपनाते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो अडेप्टेशन के लिए कई तरह के मेथड हो सकते हैं जो हम अपना सकते हैं। इधर इट कुड बी द मॉर्फोलॉजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज। देन हम बात करते हैं अडेप्टेशन, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका अडेप्टेशन, ठीक। अडेप्टेशन में अच्छा ये पूरे एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से एग्जांपल दिए गए। जैसे मॉर्फोलॉजिकल चेंज का मैंने बताया कि थिक क्यूटिकल्स हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद इवन जैसे मैं बात करूँ लीव्स के बारे में, ठीक है, तो लीव्स का आपको पता होगा कि जैसे अगर जो डेजर्ट एरिया होता है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर बड़ी लीव होगी तो क्या होगा, देयर विल बी मोर ट्रांसपिरेशन, ठीक, इवेपोरेशन होगा। तो इस वजह से जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस के फॉर्म में होती हैं, ताकि वो जो ट्रांसपिरेशन है उसको रिमूव कर सकें या इसको रिड्यूस कर सकें, ठीक है। या जो लीव्स होती है वो बहुत ज़्यादा वैक्सी होती है, ठीक है, ताकि वो जो भी ट्रांसपिरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। एक और चीज़ होती है, जैसे मैं बात करूँ कि जैसे पोलार बेयर के बारे में बात करूँ, या जो भी मैमल हैं, ठीक है, जो बहुत कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके जो हाथ पैर होते हैं, ठीक है, उनके जो लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और उनके जो ईयर होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं। क्यों, सो दैट दे कैन रिड्यूस द हीट लॉस को कम कर सकें। और इसी को ही हम कहते हैं दी एलन्स रूल। बट इसका ऑपोजिट होता है मेनलैंड में। फॉर एग्जांपल ये मैंने बात कर रहा हूँ किसकी, कोल्डर रीजन की, पर अगर मेनलैंड की मैं बात करूँ, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट। सो इन केस ऑफ एलिफेंट के जो ईयर होते हैं बहुत ज़्यादा बिग होते हैं, और लिम्स भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक। ईयर एलिफेंट के बिग होने से क्या हुआ, वो हेल्प करता है उसको एनर्जी को रिड्यूस करने में, ताकि हीट लॉस हो, ताकि उसकी बॉडी ठंडी रहे। उसके बाद वो उसको हवा भी देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नेचर है,
नेचर क्या करता है, नेचर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। सो दिस इज इट, क्लियर। फिर हम बात करते हैं द एग्जाम्पल ऑफ द, लेट से अगेन द फिजियोलॉजिकल चेंज। जैसे मैंने बताया कि अगर आप कहीं पर कोई एक हिली एरिया में जा रहे हो, ठीक है, तो आप जो आपका जो बॉडी है वो इतनी जल्दी एक्लिमेटाइज नहीं हो पाता, इसलिए आपकी जो बॉडी में आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, सेल का प्रोडक्शन, वो क्या हो जाता है, वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ताकि जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन की बढ़ सके और आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट बिहेवियरल चेंज के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ डेजर्ट लिजर्ट के बारे में, तो ये क्या है, इसके पास फिजियोलॉजिकल एबिलिटी है देन दी मैमल्स हैव, मतलब ये क्या करती है, लैक्स करती है फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट दी मैमल्स हैव। या कुछ स्पीशीज़ हैं वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा धूप होने पर, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड में क्या होती है, हीट होती है बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा धूप है समर के टाइम पे, तो वो क्या करती हैं, दे बरी देमसेल्फ इनटू दी सॉइल सो दैट दे कुड एस्केप फ्रॉम दी हीट, क्लियर। सो दिस इज इट। फिर उसके बाद बात करते हैं वेरिएशन, और क्या हो सकता है वेरिएशन। जैसे मैंने बात किया कि जैसे जैसे आपका जो जियोलॉजिकल चेंजेस होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से देयर विल बी चेंज इन दी, देयर विल बी म्यूटेशन, ठीक है ना। और उसके बाद बेसिकली क्लाइमेट चेंज हो सकता है, मतलब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना, जब इकोसिस्टम पूरा चेंज होता है या पूरा बायोम चेंज हो रहा है। सो दे कुड बी द म्यूटेशन, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, जियोग्राफिकल बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डिफरेंस इन दी स्किन कलर, ठीक है ना, टाइप ऑफ हेयर, कर्ली हेयर हो सकते हैं, किसी के आई कलर में चेंज हो सकता है, ब्लड टाइप में चेंज हो सकता है। तो ये कई सारे वेरिएशन हो सकते हैं। इनको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे तो, एक को बोलते हैं हम लोग फिनोटाइप, फिनोटाइप, और एक को बोलते हैं जीनोटाइप। ये क्या है, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि आपके फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो फिनोटाइप हो गया। और जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया कि आपके जो जीन्स में चेंज हो रहा है, दैट इज़ दी जीनोटाइप, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। फिनोटाइप का मतलब क्या हो गया, फॉर्म में कोई चेंज हो रहा है, कोई छोटा है बड़ा है उसके बिहाफ पे। और जीनोटाइप का मतलब पूरे पूरे जीन्स में चेंज हो रहा है, जैसे किसी की आई का कलर चेंज है, किसी का हेयर का कलर चेंज है, ठीक है। तो ये क्यों है, बिकॉज देयर इज़ अ चेंज इन द जीन, ठीक। तो दिस यू शुड नो फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट बात करें हम, इट इज़ दी स्पेशिएशन। ये क्या है कि एक स्पीशीज़ में भी कई सारे डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एज यू नो दैट देयर इज़ अ टाइगर, या देयर इज़ अ चीता। चीता हम लेके आए थे अभी, ठीक है ना, नामीबिया से कूनो में लेके आए थे चीता। अब चीता है, चीता तो एक ही है, बट देयर वैरायटी, एक है एशियाटिक चीता और एक है अफ्रीकन चीता। हम कौन सा लेके आए थे, अफ्रीका वाला लेके आए थे, नामीबिया से। उसी तरह अगर आप बात करोगे किसके बारे में, टाइगर के बारे में, सो देयर इज़ द एशियाटिक टाइगर, ठीक, एंड देयर इज़ अ अफ्रीकन टाइगर। तो ये क्यों है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी, बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल चेंज, ठीक है। तो जियोग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से उनके प्रॉपर जो एक सेम स्पीशीज़ है उसमें भी डिफरेंस पाया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट से हमारा ये ऐसे सॉरी लेट से ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो अब इस इंडिया में, भारत में, लेट से कोई एक स्पीशीज़ है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर रह रहा है, ठीक है, स्पीशीज़, ठीक है। लेट्स से एक फॉर एग्जांपल एक देयर इज अ काऊ, लेट्स से काऊ, ठीक है। एक काऊ है जो साउथ इंडिया में नीलगिरी में रह रही है, ठीक है, वाइल्ड काऊ है, दिस इज़ द वाइल्ड काऊ, और वो साउथ इंडिया में नीलगिरी में रह रही है। और जो दूसरी काऊ है वो हिमालय में रह रही है। तो है तो सेम स्पीशीज़, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दी जियोलॉजी, जो जोग्राफी है उसमें चेंज होने की वजह से क्या होता है, उसकी जो स्पीशीज़ है, ठीक है, उसके जो इवोल्यूशन है उसमें क्या होगा, चेंज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कई सारे बर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, बट बिकॉज देखिए आप सारे जो बर्ड्स हैं उसके जो बीक्स हैं, ठीक है, उसका जो पीक है, ठीक है ना, तो उस बीक में क्या है, उसमें डिफरेंस है, देखिए किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का ज़्यादा शार्प है। सो वाई दिस हैपन, बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल फैक्टर। सो स्पेशिएशन ये क्या है, प्रोसेस बाय विच द न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड एंड
इवोल्यूशन इज़ द मैकेनिज्म बाय विच द स्पेशिएशन इज ब्रॉट अबाउट। क्लियर? तो कहने का मतलब है क्या कि स्पेशीज में चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ग्रैको के बारे में। ठीक है, ठीक है ना, ये क्या है? लिजर्ड। ठीक है, पर जब सेम लिजर्ड है वो इंडिया में दूसरी तरह की मिलती है, बाहर दूसरी तरह की मिलती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द इन्वायरमेंटल फैक्टर। और सबसे ज़्यादा इसका अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे हम धीरे धीरे कैसे इवॉल्व किए। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम आर एंसेस्टर टू द ग्रोन ह्यूमन बीइंग दैट इज़ द होमोसेपियंस। ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोग इवॉल्व किए, है ना। तो ये सारी क्या है, ये सारी दिस इज द प्रोसेस ऑफ द स्पेशिएशन। क्लियर? फिर हम बात करते हैं दी म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द म्यूटेशन? म्यूटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम अगर डीएनए में चेंज हो गया हमारे, ठीक है, और उसकी वजह से जो न्यू जीन बन गया, ठीक है, और वो दैट न्यू जीन विल गिव राइज टू दी द न्यू पॉपुलेशन। ठीक है ना। सो फर्दर द सेक्शुअल reproducing population, that is the meiosis and fertilization, new combination of the genes, every generation will be termed recombination, यानी कि जो नई जनरेशन है फिर वहाँ से आएगी। तो म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप बात करो यूवी रेस के बारे में। ठीक है, यूवी रेस के बारे में, तो जो यूवी रेस हैं, ठीक है, ये जो यूवी रेस होती हैं ये क्या होती हैं? दीज आर दी बायोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है, दीज आर दी बायोलॉजिकली एक्टिव रेस। बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर लेट्स से, वैसे तो ए बी सी तीन तरह की यूवी रेज होती हैं, ठीक है, और सबसे हार्मफुल कैटेगरी के में रखा जाए तो ये ऐसा होता है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल सी, बी और ए। सी को जो है वो थर्मोस्फेयर में आधे से ज़्यादा हटा देते हैं। ठीक है, बी जो होती है वो 95% स्ट्रेटोस्फेयर में हट जाती है, और ए जो होती है वो 5% हटती है, और नियर अबाउट 95% जो है वो अर्थ में आती है। ठीक है, और जो विटामिन डी मिलता है वो हमें किससे मिलता है? विटामिन डी मिलता है हमें जो अल्ट्रावायलेट बी होती है। ठीक है, बट याद रखिएगा जो अल्ट्रावायलेट बी है, ठीक है, ये थोड़ी सी बायोलॉजिकली एक्टिव भी होती है। तो बायोलॉजिकली एक्टिव है इसका मतलब क्या है कि दैट इट कैन कॉज द म्यूटेशन। ये क्या कर सकती है? ये चेंज कर सकती है हमारे जीन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक अगर लेट्स से अल्ट्रावायलेट बी के कांटेक्ट में रहोगे, सो यू कुड डेवलप द स्किन बर्न। ठीक है ना, आपको स्ट्रोक पड़ सकता है, या फिर जो स्किन कैंसर है वो भी हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। फिर मैंने जैसे बात बताया था स्टार्ट में ही, दैट डार्विन्स का द लॉ ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर? दैट दी जो इनफ होगा, जो फिट होगा, ठीक है ना, वही क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बात किया गया है कि जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। ठीक है ना, एक्सटिंक्शन के कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक, ये एक प्रश्न आया था यूपीएससी में कि इट वॉज टॉकिंग अबाउट द 6th मास एक्सटेंशन। ठीक है, तो जो मास एक्सटेंशन है वो बहुत सारे हुए हैं, बट जब भी हम बात करेंगे 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं अभी तक। 6th मास एक्सटेंशन का मतलब होता है कि दिस मास एक्सटेंशन विल गोइंग टू बी हैपन बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। व्हाट इज दिस मीन्स? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है दैट एनीथिंग विच इज़ कॉज्ड बाय द ह्यूमंस। क्लियर? जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट भी आई थी। ठीक है, जब आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट निकाली 1992 में फर्स्ट टाइम, 1980 में फर्स्ट टाइम, सॉरी 1990 में फर्स्ट टाइम जब आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट निकाली, तब आईपीसीसी ने कहा, पहले तो किसी को पता ही नहीं था क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तब आईपीसीसी ने कहा कि यस क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पहले किसी को नहीं पता था कि क्लाइमेट चेंज, वेदर द क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग और द क्लाइमेट चेंज इज नॉन हैपनिंग। बट द आईपीसीसी जब उसने इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसने जब अपनी रिपोर्ट निकाली तब पता चला कि इसने कहा कि नहीं क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, तो सबको पहली बार पता चला कि यस क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आईपीसीसी ऑल्सो सेड दैट 95% जो क्लाइमेट चेंज है वो हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। सिर्फ 5% जो है इट इज़ बाय द अदर नेचुरल रीजन्स। क्लियर? सो मास एक्सटेंशन जो है वो तो आपको पता ही है, बट द 6th मास एक्सटिंक्शन इट टॉक्स अबाउट द एक्सटिंक्शन विच इज़ हैपनिंग ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। ठीक है, सो
यहाँ पर क्या है, ओके ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस इन्वायरमेंट की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, तो आप बता सकते हैं। मैं इस सीरीज़ में हिंदी में पूरी बात करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का कहना रहता है कि सर हिंदी में बोलिए, तो मैं हिंदी में भी बोलूँगा। और अगर आप किसी और टॉपिक को इनिशिएट करवाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। एंड प्लीज़ ट्राई टू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक द चैनल and do like the video too, and subscribe my channel, share this video, and support my channel. Thank you very much. Take care, goodbye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग।